दिमाग खराब करके रख दिया है। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम्हारी आवाज़ बाहर तक नहीं आनी चाहिए। तो फिर ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या सोचेंगे मेरे दोस्त? बिलाल खान गुस्से से पागल होता अभी अभी ही जुनेशा के कमरे में आया था, जहाँ पर जुनेशा और उसकी दोनों शरारती कज़नें शायद कोई हॉरर मूवी देख रही थी। वो अपने दोस्तों को लॉन में लिए बैठा था। लॉन में बहुत अच्छी धूप थी और सर्दी की वजह से हर किसी को ही धूप की अशद ज़रूरत थी। भाई, क्या हो गया आपको? हमने इतना भी नहीं बोला जितना आप गुस्सा कर रहे हैं। हम तो कब से अपने कमरे में ही बैठे हैं। रुबाब भाई को समझाने लगी। जुनीशा गुस्से से लाल होती निगाहों के साथ अपने बड़े कजन को देख रही थी। उसे इस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से न जाने उसके कितने काम रुक गए थे और वो बेचारी अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जा सकी थी। रुबाब, तुम इनके मुंह मत लगो। मैं तो उन्हें दादा जान से ठीक करवाऊंगा ना। हमारी तो जीना हराम कर रखा है। वो इंतहाई गुस्से में खड़े थे। गुस्से के आलम में ही वो बोलने लगी। रुबाब उसके मुंह से ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने आज तक अपने बड़े भाई से इस लहजे में बात नहीं की थी और वो कजन होकर गुस्से से बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर तो बिलाल खान का दिमाग ही घूम गया। उसका दिल चाहा कि उस थान पान सी लड़की को एक थप्पड़ लगा दे, मगर ये उसकी तरबियत में शामिल नहीं था। जोनिशा, खामोश हो जाओ। सबसे ज्यादा आवाजें तुम्हारी ही आ रही हैं। तुम्हें पता है मुझे अपने दोस्तों के सामने कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा? वो बेइंतहा गुस्से में लाल होती निगाहों के साथ देखता हुआ बोला था। तो जनीशा खामोश होकर रह गई। वो इतनी ज्यादा गुस्से में था कि वो तीनों लड़कियां ही डर गई थी। जनीशा डरने के साथ साथ उस पर गुस्सा भी कर रही थी। सबसे छोटी बरीरा चुपचाप ही खड़ी थी। उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी, मगर जनीशा और रुबाब ने उसे अपने साथ मिला लिया था। अब अगर तुम लोगों की आवाज आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे दोस्त अब भी यहीं पर बैठे हैं। तुम लोग की सांस की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। वो उंगली दिखाता उन्हें तनबिया करने लगा। तो जनीशा उसकी नकल उतारने लगी, जो उसने देख ली। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस 18 साल छोटी कजन का गला दबा दे। वो हाथ मिलते ही उनके कमरे से बाहर निकल गया। वो जनीशा का ही कमरा था जिसमें वो दोनों आई हुई थी। आपी, मैं तो कहती हूँ कि अब दोबारा मूवी नहीं चलाते, वरना भाई दोबारा गुस्सा करेंगे। बरीरा उदासी के साथ बोली। तो जनीशा ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया और फौरन से रिमोट पकड़कर टीवी ऑन कर दिया और खुद भी सोफे पर बेजुबान हो गई। बरीरा तो डर के वहां से निकल गई, मगर वो दोनों हंसती मुस्कुराती दोबारा से टीवी देखने लगी। दोबारा से जब उनकी आवाजें बाहर जाने लगी, तो बिलाल खान का खून खोलने लगा। अपने दोस्तों के सामने जब्त से मुस्कुरा रहा था। उसके चारों दोस्त उसकी अयादत के लिए आए हुए थे। कुछ दिनों से उसे बुखार था और वो घर से बाहर नहीं निकला था। उनके सामने जब्त से ऐसे मुस्कुरा रहा था कि जैसे आने वाली आवाजों को सुन ही नहीं रहा हो। हालांकि उसके चेहरे पर साफ साफ लिखा आ रहा था कि वो बेइंतहा गुस्से में है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसके दोस्त तो चले गए, तो वो गुस्से से पागल होता हुआ दोबारा से घर के अंदर आ गया। जुलेशा के कमरे का दरवाजा बंद था और वो लोग अब मूवी देखना बंद कर चुके थे। मगर वो नहीं जानता था कि उसकी बहन अब यहाँ पर नहीं बैठी। वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। तो जुनीशा, जो भी अभी बेड पर आराम करने के लिए लेटी थी, फौरन से दरवाजे की तरफ लपकी और जैसे ही दरवाजा खुला तो वो धनधनाता हुआ अंदर आ गया। बिलाल भाई, ये क्या तरीका है? क्या किसी के कमरे में बिना इजाजत आते हैं? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। वो इससे पूरे 9 साल छोटी थी, मगर वो इससे बिल्कुल नहीं डरती थी। वो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। ज्यादा टर टर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खून चूस जाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लोगों की आवाजें बाहर नहीं आनी चाहिए, तो फिर क्यों आई तुम्हारी आवाजें बाहर? वो सख्ती से उसका हाथ थामते हुए बोला। तो जनीशा की आंखों से आंसू निकल आए। वो इस वक्त एक मजबूत मर्द के हाथ की गिरफ्त में अपना हाथ पाकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, मगर कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और वो गुस्से भरी निगाहों से उसे देखने लगी थी। वो किसी से भी नहीं डरती थी। एक वही था जिसने उसकी नाक में दम कर रखा था और आज उसकी आंखों में देखने लगी थी। ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो? आंखें निकाल दूंगा मैं तुम्हारी, अगर दोबारा से मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो। उसकी आंखों में वो घूरते हुए बोला। तो वो जल्दी से नजरें झुका गई।
जैसे ही उसने नजरें झुकाई तो कि एक आंसू उसकी दाएं आंख से निकलकर मोती की तरह उसके गाल पर फिसलता गया, जिसे देखकर बिलाल को ऐसा लगा कि उसने एक मासूम का दिल तोड़ दिया। लेकिन वो इत्तेहार का गुस्से में खड़ा था। वो ये सब नहीं सोचना चाहता था। उसे झटके से अपना हाथ छोड़ा और उसके कमरे से बाहर निकल गया। शाम की चाय का वक्त हो रहा था और सब घर वाले अब लॉन में बैठने के लिए जा चुके थे और वो भी वहीं पर जाकर बैठ गया। उसके जाने के बाद वो जल्दी से जोनिशा के कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने खुद को क्या समझते हैं, हमें तो गुलाम बना रखा है। यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो। मेरी तो सारी जिंदगी का जीरन हो गई है। वो गुस्से से खुद में खुद कलामी करने के साथ साथ रो भी रही थी। उसका कोई भाई नहीं था। उसके माँ बाप उस पर जान छिड़कते थे। एक वही था जिसने उस पर ना जाने कितनी रोक टोक लगा रखी थी। वो शाम की चाय के लिए ना गई। उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था और वैसे भी आज संडे खत्म होने को था और उसने अभी तक टेस्ट की तैयारी भी नहीं की थी। वो 4वीं जमात की स्टूडेंट थी। उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था और उसने सीएसएस का इम्तिहान देना था। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो किताबें बेड पर फैलाकर वो बैठ गई और रात के खाने तक बाहर ना निकली। और रात को भी रुबाब के बुलाने पर वो नीचे आई थी। जैसे ही उसकी नज़र बिलाल पर पड़ी तो वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगी। उसकी बुड़बुड़ाहट बिलाल सुन तो नहीं पाया था, लेकिन उसने ये देख लिया था कि वो इस पर गुस्सा कर रही है। उसकी छोटी सी नाक गुस्से से फूल रही थी, जिसे देखकर बिलाल की हंसी निकल गई। क्या हुआ बिलाल, क्यों बिला वजह हंस रहे हो? गौहर बेगम ने कहा तो वो सीरियस होकर बैठ गया और कोई जवाब न दिया। वो बेटे की इस हरकत पर अजीब सी सोच में मगन हो गई। वो कभी भी इस तरह बिला वजह नहीं हंसता था, बल्कि वो तो कम ही हंसता था। लेकिन अपनी छोटी कजन के नाक पर गुस्सा देखकर न जाने क्यों उसकी हंसी निकल गई थी। जोनीशा ने उसे हंसते हुए देखा। वो थोड़ा बहुत खाना खाकर दोबारा अपने कमरे में आ गई थी। अब तो रुबाब भी उसके कमरे में आ गई थी। वो दोनों ही एक ही क्लास में थी। रुबाब को पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं था और वो भी उसकी हेल्प लेने के लिए आई हुई थी। जोनीशा प्लीज ये सवाल समझा दो ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। वो चेहरे पर उदासी सजाते हुए बोली तो जनीशा उस पर गुस्सा करने लगी। किसने कहा था कि मूवी देखो? उस वक्त तो बड़ा कह रही थी कि मुझे टेस्ट आता है, और अब कहाँ गया तुम्हारा वो ओवर कॉन्फिडेंस? वो इस पर गुस्सा करने लगी थी और बाप नजरें झुकाकर बैठ गई। अच्छा दिखाओ क्या है, मैंने अपना भी पढ़ना है। जुनीशा ने उसके हाथ से किताब ली और देखने लगी और वो उसे वो सवाल समझाने लगी जो इसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। इस घर में एक रुबा भी थी जिसे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बिलाल अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था, बहुत अच्छे ग्रेड के साथ उसने एक एकेडमिक रिकॉर्ड कायम किया था। अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बाबा के साथ बिजनेस संभाल रहा था और फैक्ट्री वगैरह भी वो खुद ही देख रहा था। बड़ीरा भी पढ़ाई में अच्छी थी और वो 9th क्लास की स्टूडेंट थी। और एक रुबाब ही थी जिसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो हर वक्त की शादी के ख्वाब देखती रहती थी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद रुबाब ने किताबें एक तरफ रखी और अचानक क्या सोचकर मुस्कुराने लगी। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, क्यों खुद ब खुद मुस्कुरा रही हो? लगता है बिलाल भाई की तरह तुम्हारा भी दिमाग चल गया। वो चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजा कर बोली। तो रुबाब सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। क्या मतलब है दिमाग चल गया? अब हंसना भी गुनाह है क्या? वो मुंह फुलाकर बोली तो जुनीशा की हंसी निकल गई। अच्छा बताओ तो सही, क्यों हंस रही हो? उसे मुस्कुराते हुए कहा। बता दूं, डांटोगी तो नहीं? वो जांचती निगाहों से उसे देखते हुए बोली। तो जनीशा वाकई बड़े गौर से उसे देखने लगी कि न जाने वो ऐसा क्या सोच रही है जिसकी वजह से उसे डांट से डर लग रहा है। बताओ क्या सोच रही हो? कुछ नहीं कहूंगी। वो दोनों हम उम्र ही थी, लेकिन जोनीशा हर वक्त ही उस पर रोब जमाए रखती थी। वो ना, अली ने मुझे मैसेज किया था, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि मुझे उनसे बात करनी भी चाहिए या नहीं। रुबाब मुस्कुराते हुए बोली तो जुनीशा गुस्से भरी निगाहों से उसे देखने लगी। रुबाब, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और दोबारा भी कह रही हूँ, अभी तुम लोगों का रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। इस चक्कर में मत पड़ना, ये ना हो कि कल को तुम्हें पछताना पड़ जाए। सुनीशा उसे बड़ी भी की तरह समझाने लगी थी। अली रुबाब का मामूजात था
और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। उनके रिश्ते की बात भी चल रही थी, लेकिन अभी तक रिश्ते की बात कुछ पक्की नहीं हुई थी। तुम तो वैसे ही बुड्ढी रूह हो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर रिश्ता भी तो हो ही जाएगा ना, इसमें क्या मसला है? रुबाब ने आंखें मटका कर कहा तो वो सर थाम कर बैठ गई। अब मैं तुम्हें क्या ही कह सकती, जब तुमने सोच ही लिया है तो बस ये याद रखना कि अभी तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। एक दो दिन की मोहब्बत का भूत जब उतरेगा ना, तो फिर पता चलेगा कि तुमने कहाँ अपना वक्त गुजारा है। वो इसे समझाने लगी थी। दूर दूर तक उसे मोहब्बत पर कोई यकीन नहीं था। वो मोहब्बत को झूठ समझती थी। उसकी दो तीन दोस्तें पहले भी मोहब्बत में धोखा खा चुकी थी, और वो उनसे भी यही कहती थी कि सिर्फ सिर्फ उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया है। और वो अपनी कज़न को भी यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि यार, तुम तो चुप करो, तुम तो सदा की मोहब्बत की दुश्मन, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है? जब तुम्हें मोहब्बत होगी ना, तो फिर मैं तुमसे पूछूंगी। रुबाब ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो वो गुस्सा करने लगी। अल्लाह ना करे मुझे मोहब्बत हो। और वैसे भी मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं होती, बस दो लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वो ये कहते हुए किताब पर झुक गई, तो रुबाब भी खामोश हो गई। और वो अपना मोबाइल साथ नहीं लाई थी, और अब उसे बेचैनी हो रही थी कि कहीं अली के मैसेजेस ना आ रहे हों। वो इसे कल से मैसेजेस कर रहा था, और उसने बस एक दो का ही रिप्लाई किया था। और अब उसने सोच लिया था कि उससे बात करेगी, और अपनी माँ से भी बात करेगी कि वो जल्द से जल्द उनका रिश्ता पक्का कर दें। रात 10 बजे तक वो दोनों पढ़ती रही, और फिर रुबाब अपने कमरे में आ गई। उसके बाद भी जोनीशा पढ़ती रही। उसे अभी बहुत पढ़ना था, लेकिन रुबाब अपने कमरे में आने के बाद मोबाइल उठाकर बैठ गई और अली के मैसेजेस का रिप्लाई करने लगी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, और अब बचपन से जवानी के बाद पसंदगी मोहब्बत में बदल चुकी थी। घर वाले भी रिश्ते की बातें चला रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ था। लेकिन ज़्यादा चांसेस रिश्ता फिक्स होने के ही थे, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। सुबह सोनीशा की आंख जल्द ही खुल गई। वो एक मर्तबा फिर से रात वाला टेस्ट दोहराने लगी। वो पढ़ने की बहुत शौकीन थी, हमेशा से ही अच्छे ग्रेड्स लाती थी। टेस्ट दोहराने के बाद वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आई। वो नाश्ता नहीं करना चाहती थी, मगर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे नाश्ते की टेबल पर बिठा दिया, जहाँ पर रुबाब भी बैठी थी। वो बिल्कुल रिलैक्स लग रही थी, हालांकि उसने ज्यादा टेस्ट की तैयारी भी नहीं की थी। और उसके बरअक्स जोनीशा परेशान परेशान से लग रही थी। नाश्ता करने के बाद वो दोनों ही घर से बाहर निकल आई और ड्राइवर के साथ कॉलेज पहुंच गई। वहां पर भी जोनीशा का यही हाल था। वो परेशान थी, और रुबाब कॉलेज में आने के बाद भी अली से मैसेजेस पर बात करने लगी। आज का टेस्ट जोनीशा का बहुत अच्छा हो गया, और जब वो क्लास से बाहर आई तो रुबाब पहले से ही मुंह लटकाए ग्राउंड में बैठी थी। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? उसके पास आकर बैठी तो रुबाब रुहानसी होकर बोलने लगी, यार, मेरा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मैंने भी तुम्हारी जितनी ही तैयारी की थी। उसकी बात पर जोनीशा हंसती की हंसी निकल गई। उसे अपने मुंह से अब इतना बड़ा झूठ ना बोलो, वो भी मेरे सामने। तुम 10 बजे ही तो सो गई थी, और मैं रात 3 बजे तक पढ़ती रही हूँ। फर्क तो देखो ना। ये कहते जोनीशा ने उसका हाथ पकड़ा, और वो दोनों बाहर की तरफ आने लगी। ड्राइवर पहले ही आ चुका था। वो गाड़ी में सवार होकर घर पहुंच गई। जोनीशा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसकी माँ और दादी दोनों ही समझ गई कि उसका टेस्ट अच्छा हुआ है। रुबा बेटी, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? बल्किस बेगम ने रुबाब को अपनी तरफ बुलाया तो वो उनके पास पहुंच गई और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगी। घर में सब लोग ही जानते थे कि वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करती, और फिर टेस्ट में कहती है कि मैंने तो सब याद किया था। बेटा, तुम परेशान ना हो, अगली मर्तबा ज्यादा मेहनत करना, तो तुम्हारा टेस्ट भी जुनिशा की तरह अच्छा हो जाएगा। बल्किस बेगम पोती के सर पर हाथ रखते हुए बोली तो वो मुस्कुराने लगी। वो बहुत ही बारी सी थी। और फिर वो दोनों घर वालों को सलाम करने के बाद अपने अपने कमरे में पहुंच गई। जोनीशा बहुत ज्यादा थकी हुई थी और जाते साथ ही सो गई। उसे तो लंच का ख्याल भी नहीं था, और जब वो उठी तो शाम के 5 बज रहे थे। वो फौरन नीचे आ गई, शाम की चाय पी जा रही थी, और बिलाल भी ऑफिस से वापस आ चुका था।
मुझे तुम सब लोगों को एक खुशी की खबर देनी है। गौहर बेगम बोली तो सब उनकी तरफ मुतवजा हो गए। सोनीशा और रुबाब भी वहीं पर बैठी थी। बरीरा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपने कमरे में सो रही थी। कल भाई साहब रस्म करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद रुबाब और अली का रिश्ता फिक्स हो जाएगा। गौहर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो रुबाब खुशी से पागल हो गई और शर्माते हुए दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। उसे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। वो चाय पिए बगैर ही वहां से भाग गई तो जनीशा भी उसके पीछे पीछे आ गई। वाह भाई, इतनी जल्दी दुआएं कबूल हो गई। कोई हमें भी तो दुआएं दे दे। वो इसे छेड़ते हुए कह रही थी। हाँ तो तुम किसी से मोहब्बत करो तो मैं तुम्हें दुआ दूं ना। बल्कि मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें भी किसी से मोहब्बत नसीब फरमा दे और उसके बाद मैं तुम्हें दुआ दूंगी कि तुम्हें भी वो मोहब्बत मिल जाए। रुबाब ने दांत निकालते हुए कहा तो जुनीशा उसके सर पर थप्पड़ लगा गई कि यहाँ मेरी बात कहाँ से आ गई। वो मसनूई नाराजगी का इजहार करने लगी। रुबाब बहुत ज्यादा खुश थी। वो अली को कॉल करने लगी। अली ने उसे सरप्राइज देना था इसलिए उसे नहीं बताया। उसे पता था कि वो कल आने वाले हैं। अब रुबाब और जनीशा को कल का इंतजार था। उन्होंने कल के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स बना ली थी और सुबह सैलून की बुकिंग भी करवा ली थी। उनकी रस्म घर के लोगों के सामने ही होनी थी। मगर रुबाब की वजह से जुनीशा को ये सब करना पड़ा था। रुबाब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और चाह रही थी कि वो बहुत अच्छी लगे। उसकी जिंदगी का एक खास दिन था। रुबाब और जनीशा आज रात एक ही कमरे में सोई थी। वो बोल बोल पर थक नहीं रही थी और रात के ना जाने कितने बजे उन्हें नींद आई। सुबह भी उनकी आंख जल्दी खुल गई। मेहमानों ने सुबह 10 बजे तक आ जाना था और वो दूसरे शहर से आ रहे थे। इसलिए वो नाश्ता करके सैलून के लिए निकल आई। वली के सामने यूं सर चाड़ मुंह फाड़ नहीं जाना चाहती थी। इसे सोच लिया था कि वो जल्द से ही पॉलर से सब कुछ करवा कर आ जाएगी। तैयारी इसने घर में ही होना था। फिर वहां पर मैनी पैडी और फेशियल वगैरह करवाने के लिए वो जा रही थी। वो 2.5 घंटे बाद जब वापस आई तो मेहमान भी आ चुके थे। अली घर वालों के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था और जैसे ही उसकी नजर रुबाब पर पड़ी तो उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वो रुबाब के इस्तकबाल में खड़ा हो गया तो सब घर वाले हंसने लगे। अली बेटा, अभी रिश्ता नहीं हुआ है, अब इसे रुबाब को इतनी इज्जत दे रहे हो। बल्कीस बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो शर्मा कर बैठ गया। बिलाल भी वहीं पर बैठा था। उसे अली पसंद था। उसे सोच लिया था कि उसकी बहन के लिए अली बिल्कुल परफेक्ट है। वो नहीं जानता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। रुबाब 1-2 मिनट वहीं पर बैठी और फिर वो अपने कमरे में आ गई। जोनीशा भी उसके साथ आई थी और उसे तैयार कर रही थी। रुबाब की ममान ममानी मंगनी का जोड़ा अपने साथ लाई थी जो हल्के गुलाबी रंग का था, जिसमें रुबाब निखरी निखरी सी लग रही थी। वैसे भी वो खूबसूरत थी लेकिन जुनीशा तो का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उसने भी स्काई ब्लू कलर का फ्रॉक पहन रखा था और वो भी किसी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन रुबाब के चेहरे पर तो एक अजीब सी रौनक थी। आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। उसके अलावा और वो कुछ नहीं चाहती थी। जब वो तैयार करा के बाहर गई तो अली उसे देखता रह गया। वो जुनीशा के साथ बैठी थी और अली दूसरे सोफे पर बैठा था। भाई, ये मंगनी तो हो रही है लेकिन मुझे तुम सब लोगों के सामने एक और ऐलान भी करना है। बल्कीस बेगम ने कहा तो सब लोग हैरान हो गए। पहले उन्होंने किसी का कोई जिक्र नहीं किया था। अल्लाह बख्शे, तुम्हारे दादा जान को वो कह कर गए थे कि मेरे बुलाल की शादी जुनीशा के साथ ही होगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज तुम दोनों की मंगनी की रस्म भी अदा कर दी जाए। बल्कीस बेगम ने अपने हाथ से अंगूठी उतारते पोते को दी तो वो हैरान रह गया। वो हाथ में अंगूठी पकड़े शौक के आलम में माँ को देख रहा था। उसकी माँ के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट थी। गौहर बेगम उसे आंखों ही आंखों में इशारे कर रही थी कि तुम्हारी दादी जान सच्ची कह रही है। मगर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उस बदतमीज छोटी सी लड़की को अपनी मंगेतर बना ले। सुनीशा भी शौक के आलम में नजरें झुकाए बैठी थी। उसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि फौरन यहाँ से भाग जाए। लेकिन उसमें ये हिम्मत ही नहीं थी। उसकी माँ और दादी आंखों ही आंखों में उसे ये कह रही थी कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। उसे सब घरवालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
उस पर तो एक पहाड़ टूट पड़ा था। उस अकड़ू और रोक-टोक करने वाले शख्स को कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती थी? और वह वैसे भी उससे इतना बड़ा था। वो हमेशा अपने भाई की नज़र से ही उसे देखती आई थी। "बेटा, सोच क्या रहे हो? अंगूठी पहनाओ।" ज़ुनिशा को उसके बाद ही अली रुबाब की अंगूठी बनाएगा। "तुम बड़े हो तो पहल करो।" बल्किस बेगम ने कहा तो वो झिझकता-झिझकता वहाँ से उठा और ज़ुनिशा वाले सोफ़े पर जाकर बैठ गया, जहाँ पर वो और रुबाब बैठी थी। रुबाब खुशी से पागल हो रही थी। वो जो शुरू से ही चाहती थी कि उसकी भाभी बने, लेकिन आज तक उस ख्वाहिश को वो दिल में ही दबाए हुए बैठी थी। घर वालों की जबरदस्ती और बार बार इसरार पर उसे जुनीशा के बाएं हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी पहनाई दी। जुनीशा उसी वक्त वहां से भाग गई तो सब लोग मुस्कुराने लगे। सब लोग यही समझ रहे थे कि बच्ची शर्मा गई। उसे तो अली और रुबाब की भी रस्म न देखी, जिनके लिए आज ये महफिल सजाई गई थी। अली ने भी रुबाब को अंगूठी पहनाई तो हर तरफ मुबारकबाद की सदाई गूंज उठी। आज तो खानदान आपस में जुड़ गए थे, जो पहले से ही एक थे। जोनीशा अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपने कमरे की हालत बद से बदतर कर दी थी। परफ्यूम की शीशियां जो पहले कभी उसकी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े शान के साथ सजी रहती थी, अब जमीन बोस हो चुकी थी। वो बेइंतहा गुस्से के आलम में हर चीज को फेंक रही थी। परफ्यूम उसे बहुत ज्यादा पसंद थे और उसके पास परफ्यूम की बहुत ज्यादा कलेक्शन थी, जो अब एक भी बाकी नहीं रहा था। परफ्यूम की हैरत अंगेज खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। तरह तरह के परफ्यूम एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर कमरे को महका रहे थे, लेकिन ये खुशबू उस वक्त उसका दिमाग घुमा रही थी और उसका दिल चाह रहा था कि हर चीज को तहस नहस कर दे, दुनिया को आग लगा दे। वो शख्स उसे एक आंख नहीं पाता था। वो उससे नफरत तो नहीं करती थी, लेकिन उसकी रोक टोक की वजह से आज तक उससे खिंची खिंची ही रहती थी। वो चाहते हुए भी वहां से उठ नहीं पाया था। उसके मामू मानी और अली वहीं पर बैठे थे और वो उनकी पर्सनालिटी को ये सूट नहीं करता था कि वो बड़ों को छोड़कर यूं चला जाए। चेहरे पर मस्तूरी मुस्कुराहट सजाए वो सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहा था। अली और रुबाब के चेहरे पर एक चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चीज थी। कोई चमक नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ परेशानी के आसार नुमाए थे। छुटकू सी लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया, और है भी इतनी बदतमीज। वो दिल ही दिल में सोच रहा था और वो भी अपने कमरे में यही सोच रही थी कि इतने अकड़ू और हर वक्त रोक टोक लगाने वाले इंसान को मेरे पल्ले बांध दिया। वो सोफे पर डे जाने के अंदाज में बैठी और सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। वो तो उस पर इतनी रोक टोक करता था, तो शादी के बाद क्या होगा। यही सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था। मेहमान खाना खाने लगे थे। वो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उसके कमरे में उसे कोई बुलाने के लिए गया था। सबने यही कहा था उसे कुछ टाइम देना चाहिए। वैसे तो उन्होंने आज रुकना था, लेकिन अली की बहुत ज्यादा अहम मीटिंग थी, इसलिए वो रात को रवाना हो गए। सब लोग खाना खा के अपने अपने कमरों में चले गए थे। रुबाब भी उसके कमरे तक गई थी, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही थी, इसलिए वो मजबूरन वापस अपने कमरे में आ गई। वो बेइंतहा खुश थी और अब उसे अली के घर पहुंचने का इंतजार था, ताकि जब वो घर पहुंचे तो दोनों आपस में बात कर सके। बिलाल ने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया था और लॉन में इधर से उधर टहलता हुआ वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी इस बदतमीज लड़की के साथ कैसे गुजरेगी। वो नहीं जानता था कि किस्मत उनके लिए क्या सोचे हुए है। इधर उधर टहलते बहुत ज्यादा रात हो गई। अब रात के 12 बज रहे थे। जनीशा अपने कमरे में जा गई थी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी और बहुत ज्यादा भूख महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि अब तो सब घर वाले सो चुके हैं, इसलिए खाना खा लेने के लिए नीचे आ गई। वो नहीं जानते थे कि बिलाल जाग रहा है। वो दबे पांव किचन में आई और फ्रिज से खाना निकालकर चूल्हे की तरफ ले आई। जैसे ही उसने गैस ऑन किया तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। गैस ही नहीं था। इस वक्त सुई गैस बंद होता था। वो जल्दी से ऑन की तरफ बढ़ी और खाना ऑन में रख दिया। उसे ओवन में खाना गर्म करना पसंद नहीं था। वो जानती थी कि ओवन में खाना गर्म करने से कितने नुकसानात हैं। वो अक्सर ही अपने घर वालों को रोकती ही रहती थी, लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुनता था। और आज वो खुद भी वही गलती कर रही थी, जिससे वो सबको रोकती रहती थी। भूख में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वैसे भी भूख की कच्ची थी।
वो गुस्से वैसे भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इधर-उधर टहलने की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका था और सर्दी भी महसूस होने लगी थी। इसलिए वो घर के अंदर आ गया। किचन में लाइट ऑन देखी तो वो इस तरफ आने लगा। किचन का दरवाज़ा बंद था और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ना जाने अंदर कौन होगा। जैसे ही उसने किचन का दरवाज़ा खोला तो जनीशा को एक दिल खराश चीख बुलंद हुई। उसे समझा कि शायद कोई चोर आ गया। उसी वक्त सब घरवाले सो रहे थे। उसकी चीख चीख सुनकर वो जल्दी से उसकी तरफ भागा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया तो उसकी अगली चीख उसके मुंह में ही दब गई। वो गुस्से भरी निगाहों से उसे देख रहा था। पागल लड़की, चिल्ला क्यों रही हो? कोई भूत नहीं हूं मैं। वो इसके कान के पास आकर बोला तो जुनीशा के दिल में एक अजीब सी लहर उठी जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। वो अपने एक हाथ से अपने मुंह पर उसका हाथ हटाना चाह रही थी, लेकिन वो जानबूझकर ही उसके मुंह पर हाथ रख के खड़ा था। अब वो इसे और निगाह से देखने लगा था। वो दोनों एक रिश्ते में बन चुके थे, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे उस निगाह से नहीं देख रही थी। जैसे ही बिलाल ने उसका मुंह अपने हाथ से आजाद किया तो वो दूर होकर खड़ी हो गई। बिलाल भाई, ये क्या तरीका है? इस तरह भी कोई करता है क्या? वो गुस्से में बोली तो बिलाल को बेइंतहा गुस्सा आया। वो अब भी उसे भाई कह रही थी। वो इससे मोहब्बत तो नहीं करता था, लेकिन मंगनी के बाद उसकी अना को ये भी मंजूर नहीं था कि उसकी छोटी से मंगेतर उसे भाई कहे। वो फौरन से आगे बढ़ा और उसे पीछे करते हुए दीवार के साथ लगा दिया। अगर दोबारा तुम्हारी मुंह से मैंने भाई का लफ्ज सुना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। उसकी आंखों में देखता हुआ बोला तो वो जल्दी से आंखें मीच गई। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। वो तो ये भी भला बैठी थी कि वो दोनों एक रिश्ते में बन चुके हैं। बिलाल भाई, मुझे जाने दे यहाँ से। उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे दूर करने लगी तो मजीद उसके करीब हो गया। मैंने कहा ना, भाई नहीं कहना। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? वो उसके मुंह को दबोचते हुए बोला तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी आंखों में आई नमी देखकर वो फौरन से पीछे हो गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। वो ओवन से खाना वैसे का वैसा रखती वहां से भाग गई। दलाल ने जैसे ही ओवन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उस वक्त तो बड़ा कह रही थी कि मुझे भूख नहीं है, अब खाना खाने के लिए रात की इस वक्त चोरों की तरह किचन में आ गई। वो खुद कलामी करते हुए मुस्कुरा रहा था। उस वक्त जब मुलाजमा उसे बुलाने के लिए गई तो उसने भी यही कहा था कि मुझे भूख नहीं है। वो मर्द था और अब एक रिश्ते में बनने के बाद उसे और निगाह से देखने लगा था। उसे ओवन में खाना निकाला और शेल्फ पर ढक के रखते वहां से निकल गया। उसे इतना भी ख्याल ना आया कि वो बेचारी भूख की वजह से ही खाना लेने के लिए आई थी तो खाना उस तक पहुंचा दे। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया और आते साथ ही बेड पर दराज हो गया। चलने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका था और बहुत जल्द उसे नींद आ गई। उसके बरअक्स जुनीशा को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेड पर रो रही थी। उसे अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि एक ऐसा शख्स जो इसकी इस किस्मत में लिखा गया था, जो बिल्कुल ही रूठ है, जिसे मोहब्बत छूकर भी नहीं गुजरी, वो गलत समझ रही थी। वो तो एक मोहब्बत करने वाला शख्स था, लेकिन बचपन में उन दोनों के दरमियान ऐसी अनबन चल रही थी कि वो एक दूसरे को आज तक गलत ही समझते आए थे। यही सोचते सोचते न जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हुई और वो नींद की वादियों में खो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो रोने की वजह से उसका सर भारी भारी सा हो रहा था। वो कॉलेज जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जाना भी बहुत जरूरी था। इसलिए बेड से उतरी और पाँव घसीटते हुए बाथरूम की तरफ चल दी। वो नहीं जानती थी कि रुबाब ने छुट्टी का प्लान ना लिया। वो तो हवाओं में उड़ने लगी थी। उसे कोई होश नहीं था। सारी रात ही अली से कॉल पर बातें करती रही थी और अब घोड़े खड़े बेच गोदे गधे बेचकर सो रही थी। जुनीशा आधे घंटे के बाद तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो रुबाब के कमरे में गई। उसे पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो रहा था और अब वो जानती थी कि रुबाब उसकी मजीद देरी करवाएगी। वो उसका दरवाजा बजा रही थी मगर वो दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। 5 मिनट के बाद जब रुबाब ने बंद होती आंखों के साथ दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई। रुबाब, ये क्या? तुम कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई? तुम जानती हो ना कितना अहम टेस्ट है। पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं।
वो जल्दी-जल्दी में कहने लगी, तो रुबाब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं यार, आज मैं कॉलेज नहीं जाने वाली। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये कहते ही उसने उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो मज़ीद गुस्से में आ गई और पाँव पटकती हुई नीचे पहुँच गई। उसकी माँ उसे नाश्ते पर रोकती रही मगर वो टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए घर से बाहर निकल गई। इससे पहले कि वो ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती, वो जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को वहाँ से भेज दिया। ये क्या तरीका है? वो गुस्से के आलम में बोली। इस बार उसने भाई नहीं कहा था। वो रात वाली बात अभी तक भूली नहीं थी और उसकी इस बात को बिलाल ने भी नोट्स कर लिया था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज की बात तुम ड्राइवर के साथ नहीं जाओगी। तुम मेरी मंगेतर हो और मेरे अलावा किसी को भी तुम्हें देखने का हक नहीं है। बिलाल भारी आवाज के साथ बोला। उसकी आवाज में बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। उसकी अना को यह गवारा नहीं था कि कोई गैर मर्द और ड्राइवर भी उसकी मंगेतर पर निगाह डाले। उसे खुद ही कॉलेज छोड़ना चाहता था और वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो नम निगाहों के साथ पीछे बैठी थी। अभी से ही इतनी पाबंदियां लगा रहा है, न जाने आगे क्या करेगा। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी। उसकी बुड़बुड़ाहट इतनी आहिस्ता थी कि वो कुछ सुन ही ना पा रहा। वो चुपचाप गाड़ी ड्राइव करने लगा। गाड़ी घर से बाहर निकल गई थी और हवा से बात ही करती हुई जा रही थी। वो गाहे बेगाहे सामने लगे मिरर से पीछे बैठी अपनी मंगेतर को भी देख रहा था। अब वो उसे कुछ और ही निगाहों से देखने लगा था। उसे कुछ अच्छी अच्छी सी लगने लगी थी। और वैसे भी वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी को भी पसंद आ जाती। जब उसने उसके कॉलेज के बाहर उसे छोड़ा तो एक लड़का और एक लड़की उसकी तरफ आने लगे। हंस हंस कर उन दोनों के साथ बातें कर रही थी। वो दोनों उसकी क्लास फेलो थे और वो दोनों आपस में कजन थे। उनकी मंगनी भी हो रखी थी। लेकिन बिलाल को गलत फहमी होगी। वो समझा कि शायद वो लड़का उस पर लाइन मार रहा है। वो फौरन से गाड़ी से उतरा और लड़की का मुंह मुंह तोड़ने लगा था। सुनीशा बेचारी आंखों में आंसू लिए उन दोनों को एक दूसरे से छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी और वो दोनों लड़की भी अपने मंगेतर को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बिलाल तो आप पे से ही बाहर हो गया था। बहुत सारे लोग जमा हुए, उन्हें एक दूसरे से अलहदा किया। वो कॉलेज के अंदर जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दोबारा से गाड़ी में बिठा दिया। वो गाड़ी भगा कर ले गया। ये क्या तमाशा है? कॉलेज छोड़ो मुझे, आज मेरा बहुत अहम टेस्ट है। वो रोंदी हुई आवाज के साथ बोली तो वो फौरन से सड़क पर गाड़ी रोक गया। आवाज ना आए तुम्हारी, जहां मैं लेकर जा रहा हूँ ना चुपचाप चलो। ये कहता वो फिर से गाड़ी स्टार्ट कर गया। गाड़ी चलती जा रही थी और वो उसे अपने फार्म हाउस पर ले आया था। जुनीशा का रो रो कर बुरा हाल था। वो समझ रही थी कि अब वो इस पर मजीद पाबंदियां लगाएगा। वो इसे इसीलिए लाया था। उसे दो टोक अंदाज में समझाना चाहता था कि वो उसकी इज्जत है, इसलिए उसकी छोटी मोटी बातों का ख्याल रखा करे। वह वो रो रही थी और वो कह रहा था कि मेरी बात सुन लो, मगर वो उसकी बात ही नहीं सुन रही थी। और बिलाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ लगा दिया तो फूट फूट कर रोने लगी। चाहते क्या है आप? मर जाऊं मैं? मार डाले मुझे, अपने हाथों से मार डाले। वो रोते हुए पागलों की तरह कह रही थी। और बिलाल को उसकी इस अदा पर बहुत प्यार आया। उसकी मासूमियत पर लम्हा भर में मर मिटा था। वो मुस्कुराते उसे देख रहा था। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, हालांकि वो न जाने क्या क्या सुनवाने लगी थी। जब उसने निगाहें ऊपर उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट देखकर वो झीम सी गई। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया है। वो पागल तो नहीं हो गया? बिलाल भाई, मुझे प्लीज घर छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। वो एक मर्तबा फिर से उसे भाई कहने लगी थी और उसके मुंह से भाई का लफ्ज सुनकर वो गुस्से में ही आ गया। वो आगे बढ़ा और सख्ती से उसका हाथ थाम लिया। जोनीशा, तुम्हें ही मेरी एक बारी में बात समझ नहीं ना आती, इसीलिए मुझे गुस्सा करना पड़ता है और बार बार समझाना पड़ता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कल हमारी मंगनी हुई है और तुम मुझे ला तादाद बार भाई कह चुकी हो। वो बेइंतहा गुस्से में बोल रहा था। जोनीशा ने उसका गुस्सा इतना कभी भी नहीं देखा था। वो बेइंतहा गुस्से में था और वो बहुत ज्यादा डर रही थी। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। उसे कांपता हुआ देख वो एक मरतबा फिर से जरा पीछे होकर बैठ गया। जोनीशा, मेरी बात सुनो। अब हमारी मंगनी हो चुकी है, तो मुझे भाई नहीं कह सकती।
अगर तुमने दोबारा मुझे भाई कहा तो मैं आज ही निकाह करवा लूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि तुम मुझे किस तरह से भाई कहती हो। वो बोला तो ज़नीशा को साँप सूँघ गया। उसकी तो साँस की आवाज़ भी नहीं अब आ रही थी और डर रही थी कि कहीं वो सच में उसमें निकाह ही ना करवा ले। उसने सोच लिया था कि वो इरसे में इतना उसे जज करेगी कि वो खुद ही उससे मंगनी से मुकर जाएगा। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने सोच लिया था कि घर वालों की मर्जी से ही उसे अपना लेगा। और वैसे भी अब वो उसे कुछ अच्छी अच्छी सी भी लगने लगी थी। चलो ठीक है, अगर तुम वादा करती हो कि तुम दोबारा मुझे भाई नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो आगे बढ़ता हुआ बोला तो वो जल्दी से सोफे से उठ खड़ी हुई और साथ साथ इस बात में सर हिलाने लगी। तो वो भी मुस्कुराकर सोफे पर से उठ खड़ा हुआ। वो दोबारा से गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गए थे। वो तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था। उसके जहन में ना जाने क्या क्या चलने लगा था जो निशा को बहुत डर लग रहा था। प्लीज आहिस्ता गाड़ी चलाए, मुझे डर लग रहा है कि एक्सीडेंट ही ना हो जाए। वो धीमी आवाज के साथ बोली तो वो मुस्कुराने लगा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मरने दूंगा? वो पीछे मुंह करके बोला तो वो चिल्लाने लगी। गाड़ी गाड़ी सामने से गाड़ी आ रही है। मगर वो जैसे ही आगे मुड़कर देखने लगा तो वो गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा चुकी थी। जब निशा को होश आया तो उस खुद को एक अस्पताल के कमरे में पाया जहाँ पर सिर्फ और उसकी माँ खड़ी थी। सबसे पहले उसके मुंह पर सिर्फ बिलाल का नाम आया। बेटा दुआ करो, उसकी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कह दिया कि उसे सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। माँ के मुंह से ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और उसकी यह हालत सुनकर उसके दिल को कुछ अजीब सा होने लगा था। अब उन दोनों के दिल में नोक झोंक के पर्दे में छुपी मासूम सी पसंदगी उभरने लगी थी और वो उसी पसंदगी के तहत उससे ज़्यादा ठोस जमाने लगा था। और अब वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसकी माँ आगे बढ़ी और उसकी आंखों से आंसू पूछने लगी। बेटा परेशान मत हो, तुम दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। वो बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी मगर उसे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अम्मी प्लीज जाकर पता करें उनकी तबीयत कैसी है। वो माँ को वहां से भेजना चाह रही थी मगर वो बेटी को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो पिछली सीट पर ही बैठी थी और सीट बेल्ट भी लगाया हुआ था तो इसलिए उसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वो बस डर के मारे बेहोश हुई थी। लेकिन जो वो फ्रंट सीट पर ड्राइविंग कर रहा था जिसे सीट बेल्ट भी नहीं बांधा हुआ था, जैसे ही गाड़ी उससे टकराई तो उसका सर स्ट्रिंग पर जाकर लगा और न जाने उसके दिमाग में क्या क्या टूट फूट गया। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब सिर्फ और सिर्फ उसे दुआ की ही जरूरत है। एमआरआई हो चुका था लेकिन अभी तक डॉक्टर कुछ नहीं कह पाए थे। उन्होंने कहा था कि 6 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। घर के सभी लोग कॉरिडोर में खड़े दुआएं कर रहे थे और अब हफ्सा बेगम भी वहीं पर आ गई थी। उन्हें बेटी की भी फिक्र थी और होने वाले दामाद की भी। सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक बुलाल को होश नहीं आया था। रात के 8 बजे डॉक्टर मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकला। आते साथ ही उन्हें खुशखबरी दी कि उसे होश आ चुका है और अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रहना होगा। सब बहुत ज्यादा खुश थे। रुबाब उसी वक्त ये खबर सुनकर जोनिशा के कमरे की तरफ भागी। जोनिशा भाई बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब वो खतरे से बाहर है। जैसे ही रुबाब ने ये कहा तो जोनिशा की आंखों से आंसू निकलने लगे मगर ये आंसू खुशी के थे और इसे एक दिन ने उसे बहुत ज्यादा बदल दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बगैर वो जी नहीं पाएगी। इस एक दिन ने उसे एहसास दिला दिया था कि उनके दरमियान कुछ ना कुछ तो है जिसे आज तक वो समझ नहीं पाई थी और अब भी शायद दिल के पर्दों में छुपी पसंदगी को खुद ही मानने से इनकार कर रही थी। जोनीशा को तो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके माथे पर हल्की सी चोट आई थी जिस पर पट्टी बांधी गई थी। मगर बिलाल को भी कुछ दिन अस्पताल में ही रहना था। घर जाकर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उड़कर उसके पास चले जाए। वहां पर जोनीशा के बाबा थे जो भतीजे की देखभाल के लिए वहीं पर रुक गए थे और उन्होंने घर की खवातीन को घर भेज दिया था। सुबह सवेरे ही सबने वहां पर जाना था लेकिन उससे तो सुबह का भी इंतजार नहीं हो पा रहा था।
वो परेशानी के आलम में कमरे में इधर से उधर टहल रही थी और उसका दिमाग फट रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। वो आधी रात तक कमरे में इधर से उधर टहलती रही और जब बहुत ज्यादा थक गई तो बेड पर बोरजुमान हो गई। वहां पर भी पहुंचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के करीब उसकी आंख लगी और फिर बहुत जल्दी खुल गई। वो सुबह की नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज पर खड़ी थी। नमाज पढ़ने के बाद वो जाए नमाज पर बैठकर उसकी लंबी जिंदगी की दुआएं करने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसे एक दिन ने उसके दिल की दुनिया को बिल्कुल ही बदल दिया था। उसे सोच लिया था कि वो अब उसे खुले दिल के साथ कबूल कर लेगी। वो अपनी मोहब्बत से इनकारी नहीं थी। बस वो दिल ही दिल में खुद को ये समझा रही थी कि वो घर वालों की मर्जी पर राजी है। बिलाल को होश आया तो उसने डॉक्टर से सबसे पहले जोनीशा का ही पूछा। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आपकी कज़न बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो मुतमईन सा अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे जोनीशा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जो जाय नमाज पर बैठी उसके लिए दुआएं कर रही थी। फिर उसने दुआ के लिए खड़े किए के हाथों को चेहरे पर फेरा और जमाई नमाज फोल्ड करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो किचन में आई और उसके लिए परहेजी खाना बनाने लगी। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ रोज उसे परहेजी खाना ही खाना होगा। उसे आज तक बिल्कुल भी कुकिंग नहीं की थी, लेकिन उसे कुकिंग आती थी और बस करती ही नहीं थी। और आज अपनी नई नवेली मोहब्बत और मंगेतर के लिए खाना बना रही थी। रुबाब किचन में आई तो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वाह भाई, आज तक हमारे लिए तो चाय का एक कप भी नहीं बनाया और किसी के लिए परहेजी खाने बनाए जा रहे हैं। वो शरारत से बोली तो वो मुस्कुरा कर रह गई, मगर जवाब कोई नहीं दिया। 8 बजे ही वो दोनों ड्राइवर के साथ नाश्ता तैयार करके अस्पताल में मौजूद थे। घर की खवातीन ने कहा था कि वो थोड़ी देर तक ही आएंगी। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंची तो उसके बाबा, जो बहुत ज्यादा थके हुए थे, उन दोनों को अस्पताल में देखकर ड्राइवर के साथ ही घर वापस आ गए। वो दोनों अस्पताल में थी। रुबाब भी सुनीशा के साथ भाई के कमरे में खड़ी थी। रुबाब के होते हुए वो आपस में कुछ भी बोल नहीं सकते थे। अच्छा, मैं जा रही हूँ। मैं क्यों कबाब पे हड्डी बनूं? वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आई तो वो दोनों कमरे में अकेले रह गए। तुम तो खुश होगी ना कि मैं बीमार हूँ? यही चाहती थी तुम कि मैं मर जाऊं और तुम्हारी जान छूट जाए। वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला तो उसकी आंखों में आई नमी देखकर हैरान रह गया। वो आगे बढ़ी और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अगर दोबारा ये बात कही तो मैं आपको भाई कह दूंगी। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली तो वो भी हंसने लगा। हंसते हंसते इसके सर में दर्द होने लगा क्योंकि माथे पर टांके लगे थे। वो करा के रह गया तो जुनीशा बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। वो इसके लम्स को महसूस करके बहुत ज्यादा इकरार महसूस कर रही थी। खैर तो है ना, आज सूरज किस तरफ से निकला है? वो इसकी हरकतें नोट कर रहा था और अब उसे छेड़ रहा था, मगर उसने फिर भी कोई जवाब ना दिया और उसके लिए एप्पल काटने लगी और फिर से अपने हाथों से एप्पल खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद जब घर की सारी खवातीन कमरे में आई तो वो पीछे होकर कुर्सी पर बैठ गई। बिलाल सबको छोड़कर सिर्फ उसी को ही देख रहा था और यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि ये वही लड़की है जो कभी उससे मीलों दूर रहती थी और हर वक्त ये ओसा करती रहती थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि 3 दिन बाद ही बिलाल को छुट्टी हो जाएगी और वो 3 दिन अस्पताल में रहा। रात को इफ्तिखार खान भी अस्पताल में ही रुकते थे और दिन को खवातीन आ जाती थी। 3 दिन बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और आज वो घर पहुंचा था और अपने बेड पर दराज मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो अंदर आने का कहने लगा। जोनिशा अंदर दाखिल हुई तो वो हैरान रह गई। उसके हाथ में जूस का गिलास था। उसे जाते साथ ही जूस का गिलास ड्रेसिंग टेबल पर रखा और बड़े मुअद्दब तरीके से नजरें झुकाकर बेड के करीब खड़ी हो गई। चाची जान ने कहा है कि आप ये जूस पी ले। वो ये कहते हुए वहां से जाने लगी तो उसने उसका हाथ थाम लिया। अम्मी ने कहा या तुम खुद लेकर आई हो? सच सच बताना। वो मुस्कुराहट के साथ बोला तो शर्मा कर रह गई। वो खुद ही लेकर आई थी, बस चाची का बहाना ही बना दिया था। मैं क्यों बनाऊंगी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप पर टाइम जाया करती रहूं। वो तो चाची ने कहा है कि मैं आपको दे दूं, तो इसीलिए मैं देने के लिए आ गई। वो झूठ बोल रही थी।
और उसकी आंखों से झूठ साफ दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती थी और वो उसकी आंखों में आए झूठ को पड़ चुका था। वैसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम झूठ मत बोला करो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि झूठ की प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। वो इसका हाथ थामे हुए बोला था। ज़ुनैशा रुख दूसरी तरफ फिर गई और जल्दी से अपना हाथ छुड़वाने लगी। वो लेटा हुआ था, इसलिए उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ना सका और वो उसके हाथ से छूटकर भाग गई। दूर दरवाजे तक ज़ुनैशा ने मुड़कर पीछे देखा तो अप्पी उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। वो भी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालती उसके कमरे से बाहर निकल आई। उसके दिल की दुनिया बिल्कुल ही बदलने लगी थी और उसे खुद ही यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है। वक्त गुजरता जा रहा था। अब उनके एक्सीडेंट को तकरीबन 15 दिन गुजर चुके थे और बिल्कुल ठीक हो गया था और आज से ही ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था। वो ऑफिस ऑफिस से घर वापस आया तो घर की बड़ी खवातीन और उसके चचा ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। सिर्फ लड़कियां ही वहां पर नहीं थी। बेटा, इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। बल्किस बेगम ने बुलाया तो उनके पास बैठ गया। बेटा, वैसे भी जिंदगी का कुछ पता नहीं है। मैं अपने जीते जी अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहती हूँ। अब बस तुम निकाह की तैयारी करो, बाकी ज्यादा जमीलों पे पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अभी अभी बहू और बेटे को बताया था और पोते को भी बता रही थी। दादी के मुंह से ये सुनकर तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिला गई। उन्हें रजामंदी दे आया था कि वो शादी की तारीख रख दे। घर वालों ने 1 हफ्ता बाद की शादी की तारीख रख दी थी और गौहर बेगम ने भाई को भी कॉल कर दी थी। वो चाह रही थी कि बेटी और बेटे का काम एक साथ में ही निपट जाए। जब रुबाब तक ये खबर पहुंची तो वो फौरन से जोनीशा के कमरे में आ गई। जोनीशा, तुम्हें एक बात बताऊं जिसे सुनकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। वो बोली तो जोनीशा उसकी तरफ देखने लगी। जब रुबाब ने उसे बताया तो वो मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन जाहिर ऐसे कर रही थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मुझसे मत छुपाओ, मैं जानती हूँ कि तुम भाई को पसंद करने लगी हो। वो बोली तो वो हाथों के प्याले में चेहरा छुपा गई। 15 दिन के बाद की डेट रख दी गई थी। हर तरफ तैयारियां शुरू हो गई थी। वक्त जा रहा था। जोनीशा ने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया था और वो बेचारा उसके दीदार के लिए तड़पने लगा था। दूसरी तरफ रुबाब भी अपनी जगह तड़प रही थी। वो अली को देखना चाहती थी, लेकिन वो उससे कोसों दूर बैठा था और उसे मेहंदी वाले दिन ही आना था। 4 मासूम दिल अपनी अपनी जगह पर तड़प रहे थे और घर के बड़े तैयारियों में मसरूफ थे। वक्त गुजरता जा रहा था। उनकी शादी में बस 2 दिन ही रह गए थे। खानविला दुल्हन की तरह सजा खड़ा था और आज उनकी ढोलकी का दिन था। कल मेहंदी होनी थी और आज रुबाब के ससुराली यानी कि उसके मामू लोग नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि वो मेहंदी वाले दिन ही आएंगे और फिर एक साथ ही यहीं से बारात लेकर जाएंगे। वो दूर से ही छोटे से फंक्शन के लिए नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने घर पर ही छोटी सी ढोलकी रख दी थी। जोनीशा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और बिलाल उसे देख देख कर ठंडी आहें भर रहा था। अब सिर्फ 2 दिन का ही इंतजार था। ढोलकी का फंक्शन खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। रात भी बहुत जल्दी हो गई। आज मेहंदी का दिन था। हर तरफ गहमा गहमी का समा था। मुलाजिम भाग भाग कर काम कर रहे थे। मेहंदी का फंक्शन लॉन में रखा गया था। शाम हुई तो सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे। रुबाब के ससुराली भी आ चुके थे, जो कि बारात के लिए एक साथ ही अपना सामान लेकर आए थे और मेहंदी के बाद उन्होंने वहीं पर रुकना था। मेहंदी वाले दिन भी खूब हल्ला गुल्ला हुआ। वो दोनों ही तांबे कलर के फ्रॉक्स में एक साथ स्टेज पर बैठी थी और अली बिलाल ने ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पहन रखा था और मस्टर्ड कलर की जैकेट्स पहन रखी थी। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो गया था। बिलाल को सुकून ही नहीं आ रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि वो जनीशा के पास है और उससे बात करे। अली और रुबाब एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर रहे थे, लेकिन बिलाल बेचारा मोबाइल पर भी बात नहीं कर सकता था। वो उसे कितनी कॉल्स कर चुका था, वो इन बार उसकी कॉल ही नहीं पिक कर रही थी। वो अपने कमरे में उदास के साथ बैठा हुआ था। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अब तो बस एक दिन की ही बात है। वो मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप कर रहा था। जोनीशा ने उसका मैसेज देख लिया मगर कोई रिप्लाई नहीं किया। अली
और रुबाब अपने-अपने कमरों में बैठे कॉल पर एक-दूसरे से बात कर रहे थे। अली का कमरा नीचे था और रुबाब का कमरा ऊपर। आधी रात तक वो एक-दूसरे से बातें करते रहे और जब नींद का गलबा हुआ तो वो भी सो गए। सुबह हुई तो सब मेहमान नाश्ते के लिए टेबल पर मौजूद थे। आज बारात का दिन था और सब लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। रुबाब के मामू ने कह दिया था कि वो असर के बाद बारात लेकर चले जाएंगे, इसलिए बारात का फंक्शन दोपहर में रखा गया और वो हॉल में था। घर में दोपहर के फंक्शन का इंतज़ाम नहीं किया जा सकता था। वो सुबह सवेरे ही नाश्ता करके पार्लर के लिए चली गई और फिर सीधा वहाँ से हॉल पहुँच गई। बारात का फंक्शन अपने अरूज पर था जब अली अपने मनपसंद दुल्हन को लेकर चला गया, तो बिलाल और उसकी फैमिली भी अपनी दुल्हन को लेकर घर वापस आ गए। वो तो अपने ही घर आई थी, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और वो मैरून कलर का लहंगा पहने बैठी थी और वो भी उसके पास ही बैठा था। वो कोहनी के नीचे तकिया रखे बड़े गौर से अपनी दुल्हन को देख रहा था। वो लेटा हुआ था और उसके सामने सजी सफरी बैठी थी। वो उसे इतनी हसीन लग रही थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था और वो इसे इतनी पसंद आ जाएगी कि उससे शादी ही ना कर ले। और उसे वो इतने गौर से देख रहा था कि उसकी नजरें खुद पर महसूस करते उसके चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी। जोनिशा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी नक चढ़ी लड़की मेरी दुल्हन बनेगी। चलो, किस्मत को ये मंजूर था तो ये कड़वा खून भी पी ही लिया जाए। वो शरारत से बोला तो वो गुस्सा भरी निगाहों से उसे देखने लगी। ऐसी बात है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वो उठने लगी तो उसने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। हाय जालिम, ये जुल्म तो मत करो, मैं तो बस वैसे ही मजाक कर रहा था। वो इसका हाथ थामते हुए बोला तो वो मुस्कुराने लगी। वो भी जानती थी कि वो मजाक ही कर रहा है। जोनीसा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी एक माह में उसकी जिंदगी बदल कर आ जाएगी। इसे एक एक्सीडेंट और मेहंदी के दिन ने उसे बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था और वो अब इसके सामने दुल्हन की तरह सजी सवरी बैठी थी और वो इस पर पूरा हक रखता था। जोनीशा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि भले ही तुम शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखो, मुझे कोई इतराज नहीं है, बस तुम गैर लड़कों से दूर रहना। उसके हाथ को सहलाते हुए बोला तो वो शिकवा कर निगाहों से उसे देखने लगी। आपको क्या लगता है कि मैं दूसरे लड़कों से घुलती मिलती हूँ? वो शिकायत करने लगी तो वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं मेरी जान, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम किसी भी गैर मर्द की निगाह तुम पर ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाई से नहीं रोकूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई का कितना शौक है। वो मुस्कुराते हुए बोला तो जुनीशा मुस्कुराने लगी। किस कमबख्त को अब पढ़ाई की जरूरत है? जिसे आप मिल गए हो उसे और क्या चाहिए? वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी, लेकिन उसकी बुड़बुड़ाहट इतनी तेज थी कि बिलाल ने भी सुन लिया। सही नसीब, सही नसीब, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप भी हमें पसंद करने लगेंगी। वो इसे अपनी करीब करता हुआ बोला तो वो स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो गई। वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और उसके शर्माने की वजह से लुत्फ अंदोज हो रहा था। दो मासूम दिल जो पहले एक दूसरे से बिल्कुल ही दूर थे, अब एक हो चुके थे। सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि दो जिस्म एक जान बन चुके थे।